क्या ही कहने आज के सैटरडे के सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड जो है कि हाई वोल्टेज और हाई स्कोरिंग गेम देखने को मिला, लेकिन वो भी एक ज़बरदस्त थ्रिलर रहा और जहां पर एकदम कहीं ना कहीं लास्ट बॉल पे जाकर मैच डिसाइड हुआ। वहीं पर दूसरी तरफ एक और मैच, यहां पर एक और बड़ा सरप्राइज मिला जब नीदरलैंड्स ने बांग्लादेश को यहां पर मात दे दी। इस मैच से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी कि नीदरलैंड्स इस मैच में बेहतरीन हमें करता हुआ नजर आ सकता है, और सिर्फ बेहतरीन करता हुआ नजर नहीं बल्कि रिजल्ट भी अपने फेवर में ला सकता है। और डेफिनेटली नीदरलैंड्स ने उस होप को, उस एक्सपेक्टेशन को कामयाब रखा और इस गेम को जीतने में वो कामयाब रहे और एक बहुत ही बड़े और अच्छे मार्जिन से उन्होंने इस गेम को जीता, जहां पर ऑलरेडी ऐसा लगा था कि शायद उनका जो स्कोर है वो कुछ रन कम जरूर रह गया है। आगे बात करेंगे जरूर, लेकिन केन्या और आयरलैंड को ज्वाइन किया है नीदरलैंड्स ने। क्या रिकॉर्ड बनाया है वो आपको आगे जरूर बताएंगे, लेकिन केन्या और आयरलैंड ही इससे पहले ये कर पाए जो नीदरलैंड्स ने आज करके दिखाया है इस वर्ल्ड कप में। आगे वो आपको उसका आंसर जरूर देंगे। एंड सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह फेस बाय फेस कंपैरिजन करते हैं, फिर जानते हैं कि नीदरलैंड्स की बैटिंग में किस तरीके की आज बेहतरीन इनिंग हमें देखने को मिली तो टीम 229 तक पहुंची। बिल्कुल, देखिए नीदरलैंड ने पहले बल्लेबाजी की और नीदरलैंड की बात करें 1 से 10 ओवर की तो 47 रन नीदरलैंड ने बनाए फर्स्ट पावर प्ले में और 2 विकेट उन्होंने गंवाए। वहीं बांग्लादेश ने 39 रन बनाए और 2 विकेट का नुकसान उन्हें भी हुआ। तो पहला फेज यहाँ पर नीदरलैंड लेके गया पावर प्ले, बिल्कुल पावर प्ले 1 का। वहीं दूसरे पावर प्ले की बात करें 11 से 40 ओवर की, अगर मिड फेज की बात करें तो यहाँ पर 108 रन नीदरलैंड ने बनाए सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर। वहीं बांग्लादेश ने 11 से 40 ओवर का जो ये मिड फेज है यहाँ पर 101 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर। यह फेज भी यहाँ पर नीदरलैंड्स लेके गया और 2-0 की लीड यहाँ जो बढ़त है वो नीदरलैंड से बना भी ली, आगे भी निकल गई। वहीं पर डेथ फेज 41 से 50 का जो फेज है यहाँ पर नीदरलैंड ने बनाए 74 रन और 5 विकेट का नुकसान हुआ। वहीं पर बांग्लादेश ने यहाँ सिर्फ 2 रन बनाए और 2 विकेट उन्होंने गंवा दिए। बिल्कुल क्लियर है, यानी तीनों ही फेसेस में नीदरलैंड्स ने बांग्लादेश को आज इस गेम में मात दी है, चाहे वो 1 से 10 ओवर का फेस हो, 11 से 40 ओवर का फेस हो या 41 से 50 ओवर का फेस हो, तीनों फेसेस में यहाँ पर मात दी है। और बैटिंग बॉलिंग दोनों में डिपार्टमेंट्स में उन्होंने कहीं ना कहीं बांग्लादेश से बेहतर परफॉर्मेंस इस गेम में कर दिखाई है। लेकिन अगर हम बैटिंग की बात करें तो शुरुआत हमेशा की तरह बहुत खराब रही, क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट में विक्रमजीत सिंह और मैक्स राउट के बल्ले से रन एकदम ना के बराबर निकल रहे और इस मैच में और भी ज्यादा फ्लॉप हो गए हैं और दोनों ही कहीं ना कहीं सस्ते में चले गए और कोई भी उनके तरफ से हमें स्कोर देखने को नहीं मिला। लेकिन उसके बाद यहाँ पर एंट्री हुई थी जब पहला मैच खेल रहे थे इस वर्ल्ड कप में अपना वेस्ले बैट्स जिन्होंने अपना बेहतरीन एक्सपीरियंस का इस्तेमाल किया और जहां पर रन इतने आसानी से निकल नहीं रहे थे इस पिच पर, उस पिच पर उन्होंने काफी बेहतर तरीके से कम 41 रन की एक बेहतर इनिंग खेली और एक छोटी सी पार्टनरशिप टीम को 100 के स्ट्राइक रेट से भी खेले और टीम को कहीं ना कहीं जो शुरुआत एकदम ही डल नजर आ रही थी, कुछ सपोर्ट ही नहीं मिला विक्रमजीत मैक्स राउट की तरफ से, वहां से उन्होंने कहीं ना कहीं 50 टीम को पार कराया और एक छोटी सी पार्टनरशिप 50 की पार्टनरशिप बिल्डअप कर यहाँ पर उन्होंने दी एक्करमैन के साथ। एंड उसके बाद अगर हम देखें एक्करमैन भी कहीं ना कहीं बहुत ही जल्दी नजर आउट हो गए। उसके बाद जो पार्टनरशिप हुई स्कॉट एडवर्ड्स और बाकी प्लेयर्स के बीच में, उसे आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि पार्टनरशिप्स यहाँ पर बड़े तौर पर देखें तो कितनी नहीं है? नहीं, जरूर देखिए, अगर हम बात करें यहाँ तो पहले तो हम देखेंगे कि यहाँ पर एक और पार्टनरशिप हुई, छोटी पार्टनरशिप यहाँ हमें देखने को मिली है। बेस्ट लीड के साथ भी यहाँ पर हमें देखने को मिला कि 30 अबव रन की एक पार्टनरशिप हुई। उसके बाद लेकिन 6ठे विकेट के लिए यहाँ पर एक बेहतरीन पार्टनरशिप हुई है, मैच विनिंग पार्टनरशिप। बिल्कुल सही कहा आपने, ये 70 ऑड रन की जो पार्टनरशिप है जो स्कॉट एडवर्ड और बेस्ट लीड के बीच में यहाँ पर 78 रन। बिल्कुल सही कहा आपने, ये पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ फिर से 5 विकेट के बाद जो लोअर ऑर्डर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है और स्कॉट एडवर्ड्स ने जो 68 रन की एक और इनिंग जो खेली है, ये कमाल की इनिंग है। उनकी काबिलियत ये मतलब 1000 गुना ज़्यादा कहीं गुना ज़्यादा बढ़ जाती है और ज़्यादा रेस्पेक्ट उनकी एज अ कैप्टन कहें, एज अ बैट्समैन कहें, किन मतलब सिचुएशन सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन में वो बैटिंग करते हैं जहाँ पर लगता है कुछ नहीं बचा वहाँ पर टीम के लिए, वहाँ से वो टीम को उठाकर लाते हैं। अफगानिस्तान की सीरीज में भी हमने देखा था लास्ट ईयर, जहाँ टीम एकदम ढह गई, वहाँ से इन्होंने एक 50 लगातार वहाँ बनाई और वहाँ तो हैट्रिक जमा दी थी 50s की। लेकिन बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर है, पैरों का इस्तेमाल हो, हाथ सॉफ्ट हैंड रखते हैं, ज़रा हार्ड हैंड नहीं रखते, शॉट खेलते वक्त बेहतरीन जजमेंट रहता है। कमाल की इनिंग रही है स्कॉट एडवर्ड्स की अगर हम हर लिहाज से देखें। बिल्कुल उनका साथ दिया है यहाँ पर एंजल ब्रेस्ट ने, क्योंकि स्कॉट एडवर्ड्स और एंजल ब्रेस्ट के बीच में वो 70 रन की पार्टनरशिप हुई थी जो कि बहुत क्रूशियल रही है। और एंजल ब्रेस्ट की अगर हम बात करें तो उन्होंने इस टूर्नामेंट में रन जरूर किए, 35 नीचे आकर वो लगातार रन जरूर कर रहे हैं, अच्छा ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। वो कहीं ना कहीं उन्होंने डेब्यू इस वर्ल्ड कप में किया और उसके
बावजूद भी जब वो बैटिंग करने आते हैं उनके चेहरे पे वो प्रेशर नजर आता नहीं। बिल्कुल सही, तो जी हाँ। नए हैं, डेब्यूटेंट है, लगता ही बहुत नहीं। नए खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट में, 2-3 मैचेस ही उनको हुए हैं अभी तक, और साथ साथ पहला वर्ल्ड कप है, वो बिल्कुल उनके चेहरे में महसूस होता नहीं, उनकी बॉडी लैंग्वेज वो दिखता नहीं है, और वो रन काफी लगातार टीम को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये बहुत बेहतर है। अगर हम देखें यहाँ पर तो स्कॉट एडवर्ड्स ने 68 रन किए, जो कि बहुत ही बेहतरीन इनिंग रही है। ये जो 70 रन की पार्टनरशिप इन दोनों के बीच में, ये मैच विनिंग कहीं ना कहीं साबित हुई, बहुत क्रूशियल साबित हुई, और यही ऐसी पार्टनरशिप वेंडर मर्वे के साथ साउथ अफ्रीका के खिलाफ की थी स्कॉट एडवर्ड्स ने। 2 बार वो टीम को यहाँ से निकाल चुके हैं, और जब भी स्कॉट एडवर्ड्स ने टीम को निकाला है तो वो मैच भी कहीं ना कहीं लेकर गए, उस दिन भी और आज भी यहाँ पर निकला। एंजल वेस्ट की बात करें, 35 रन उन्होंने जोड़े। लोगान बेन बीक ने आकर लास्ट में कुछ तेज तरह हिटिंग लगाई, 23 रन उन्होंने भी किए, टीम को 200 के पार पहुंचाया और 229 तक वो लेकर गए, और कहीं ना कहीं इसके बाद सरी जैबर ने 6, आर्यन दत्त ने 9 रन, कुछ छोटे मोटे कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ टीम आप पहुंची। लेकिन जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन था वो था वेस्ले बैरिसे का 41, स्कॉट एडवर्ड्स का 68, एंजल ब्रेच साइबर्न एंजल ब्रेच का 35 मेरे ख्याल से, और उसके बाद लोगान बेन बीक के 23 रन। ये 4 क्रूशियल कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से टीम 229 तक पहुंची, जो कि शुरू में लग रहा था कि काफी शायद थोड़ा सा कम स्कोर रह गया है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता चला गया, ये पता चला कि पिच जो पिच जो है वो थोड़ी स्लो साइड पर है, क्योंकि भारी भरकम वो पिचेस नहीं जहाँ पर 380 या 400 बनेंगे, तो 229 में अच्छी शुरुआत अगर मिल जाए टीम को तो मैच ऑन रहेगा, इतना जरूर कंफर्म जरूर था एक इनिंग कंप्लीट होने के बाद। एंड बांग्लादेश की बॉलिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल देखिए, पेसर्स ने तो कोशिश की है लेकिन स्पिनर से वो नहीं मिला। साकिब अल हसन ने 10 ओवर में 1 बैटिंग 37 रन 1 विकेट उन्होंने निकाला है, जबकि पिच थोड़ा सा यहाँ था, स्लोइश पिच थी, यहाँ पर आप बेहतर कर सकते थे, लेकिन ये स्कोर भी कहीं ना कहीं जब आपकी शुरुआत अच्छी हुई है, वो पार्टनरशिप को जो नहीं ब्रेक कर पाया है बांग्लादेश, वो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ा है। यहाँ पर जो 70 ऑड रन की पार्टनरशिप हुई, 78 रन की, फिर से साइब्रैंड और यहाँ पर स्कॉट एडवर्ड के बीच में, उसके बाद यहाँ पर मेहदी हसन मिराज भी 4 ओवर में सिर्फ 17 रन दिए उन्होंने, उसके बाद मेहदी हसन ने जी, जो कि एक अच्छे स्पिनर है, उन्होंने भी 7 ओवर में 40 रन 2 विकेट निकाले, और बाकी पेसर्स ने अच्छा काम किया है, 10 ओवर में 51 रन 2 विकेट निकाले शरीफुल इस्लाम ने। तस्कीन अहमद ने भी 9 ओवर में 1 मेडल 43 रन 2 विकेट उन्होंने भी निकाले। फिर ने बहुत कमाल की बॉलिंग कराई है, 10 ओवर में 1 मेडल 36 रन 2 विकेट, लेकिन वो एक पार्टनरशिप जो नहीं तोड़ पाए बांग्लादेश के बॉलर्स, कहीं ना कहीं वहीं पर ये मैच बांग्लादेश काफ़ी ज़्यादा स्कोर ऐसा नज़र आ रहा था कि उस पिच के मुताबिक अच्छे खासे स्कोर पर ज़रूर जो है नीदरलैंड्स पहुंच गई है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था। इतना ज़्यादा भी नहीं था, बिल्कुल ज़्यादा नहीं था कि आप कहेंगे अबव एवरेज हो गया या बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था, बस वो एवरेज या बिलो एवरेज आप स्कोर कहें तो ख़राब नहीं। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कम से कम कॉम्पिटिटिव टोटल वहाँ पर ज़रूर मिल गया था कि अगर हम पिच के लिहाज से अगर हम देखें 229 तक जो टीम पहुँची थी, और अगर अच्छी शुरुआत मिल जाती नीदरलैंड्स को उस वक्त तो कहीं ना कहीं ये मैच ऑन रहता, और वैसा ही आगे भी हुआ। तो यार पार्टनरशिप की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो क्या पार्टनरशिप में यहाँ पर आप क्रेडिट बैट्समैन को ज़्यादा देंगे कि उन्होंने बहुत ज़्यादा काम कंपोज तरीके से खेला, रिस्क उन्होंने नहीं लिए और सिंगल्स पर ज़्यादा वो डिपेंडेबल रहे, या फिर आप कहेंगे कि बॉलर्स बांग्लादेश की तरफ से कुछ प्लान्स वैसे नज़र नहीं आए, उन्होंने सिर्फ छोड़ दिया था कि विकेट मिल जाए, आ जाओ कराते रहो, लेकिन ऐसा उन्होंने ये नहीं समझा कि 5 विकेट हो गए तो चलिए 150 विकेट मिल ही जाएगा, शायद इस बहाने में। क्रिकेट तो अच्छा खेला है, आपको क्रेडिट देना होगा। अब आप कहेंगे कि बॉलिंग ऐसी हो गई वैसी हो गई, नहीं, बॉलिंग अपना काम कर रहे थे, बॉलर्स अपना पूरा फोकस कर रहे थे, जोर लगा रहे थे, वो विकेट मिले कैसे भी करके, बॉल अच्छी कुछ पड़ी भी है, कुछ मिसेस भी हुई है, लेकिन उन बल्लेबाजों ने बहुत कमाल की बैटिंग की है। आप उनसे क्रेडिट लेंगे तो ये आपकी सोच है, आपकी गलत सोच है कि आप उन बल्लेबाजों से क्रेडिट छीन रहे हैं। बहुत कमाल की बल्लेबाजी की है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार ये बल्लेबाज इस टूर्नामेंट में बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कर चुके हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये बहुत बार कर चुके हैं। स्कॉट एडवर्ड्स और साइबर्न की अगर हम बात करें तो ये दोनों ने सिर्फ आज ही परफॉर्म नहीं किया है, टूर्नामेंट्स में लगातार टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और दोनों जो मैचेस जो नीदरलैंड ने जीते हैं उन दोनों में हाफ सेंचुरी स्कॉट एडवर्ड्स की तरफ से आई, और उन दोनों में टीम एकदम मझधार में लटकी थी, वहां से ये लेकर गए। स्कॉट एडवर्ड्स की बात करें, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। 230 चेस करने के लिए आए बांग्लादेश, कंप्लीट फ्लैट नजर आई, कोई भी परफॉर्मेंस किसी भी एक बैट्समैन की तरफ से नजर नहीं आया। नंबर्स क्या बताने, लेकिन बैटिंग आपने देखी, क्या कहेंगे, किस तरह से अपना विकेट थ्रो किया है, या बॉलिंग अच्छी हुई है, क्या कुछ रहा? जरूर पॉल वैन मेकरेन की जो बॉलिंग रही है, शाकिब अल हसन को आप देखें, जो उन्होंने अपना कंधा मारा, पिच किया, वो बॉल बहुत अच्छी जगह पर था, गुड लेंथ के करीब था, बॉल उठा एकदम से। ईडन गार्डन की पिच हम जानते ही हैं, बहुत कमाल की रहती है पेसर्स के लिए। देखिए आज पेसर्स ने, चाहे बांग्लादेश के हों चाहे आप नीदरलैंड्स के कहें, बहुत कमाल की बॉलिंग
कराई है। और जिस तरीके से रहीम को आउट किया है यहाँ पर, बहुत शानदार पढ़कर बॉल अंदर निकली, थोड़ा सा एंगल बदला बॉल ने, रहीम के बैट और पैड में काफ़ी गैप रहा। लिटन दास का विकेट फालतू का विकेट था, समझ में नहीं आया कि क्या खेलने की कोशिश कर रहे थे वो। इतनी शुरुआत में रिवर्स स्वीप, ये पागलपन है और कुछ नहीं है, इसे पागलपन ही कहा जाएगा। उसके बाद हम देखें साकिब अल हसन जिस तरीके से आउट हुए, वो भी बहुत एक वही बॉल थी जो उछलकर ऊपर पटकी और ऊपर से एंगल लिया, उसने ऊपर ही चढ़ती जा रही थी वो बॉल। तो वाकई में बॉलिंग यूनिट ने बहुत कमाल का परफॉर्मेंस किया है। पॉल वैन मैकरन हो, बेस्जी लीड हो, बहुत शानदार बॉलिंग रही है। और यार फील्डर्स ने भी बेहतरीन बहुत साथ दिया है, तभी ये हुआ। फील्डिंग रही है नीदरलैंड्स की और टॉप क्लास फील्डिंग रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, और इसलिए हम कह रहे हैं ये कि फील्डर्स ने इनका साथ दिया और बॉलर्स ने वो बॉल डिलीवर भी की। क्योंकि अगर फील्डर्स कहीं ना कहीं थोड़ा साथ छोड़ते, रन्स को लीक करते, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बॉलर्स पे प्रेशर आ जाता। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा टारगेट था नहीं, इतना बड़ा स्कोर था नहीं। 229, उस पे से भी आप अगर 1 का 2 कर दे रहे हैं, 3 का चौका कर दे रहे हैं, तो फिर आई एम सॉरी, आप मैच में कहीं ना कहीं हार जाएंगे, पिछड़ जाएंगे। लेकिन फील्डर लोगों ने भी बहुत कमाल का काम किया। बिल्कुल, यहाँ पर इसका सीधा सीधा कंपैरिजन जाएगा बांग्लादेश के लिए। स्कॉट एडवर्ड्स की 2 बार कैच छोड़ी गई थी। एक मेरे ख्याल से अगर मैं देखूं गली की तरफ था शायद एक कैच, और दूसरे कैच की मैं बात करूं तो विकेट कीपर मुशफिकुर रहीम ने। तो स्कॉट एडवर्ड्स एक वक्त शायद 1 रन पे थे या फिर 0 रन पे थे या फिर 2-3 रन पे थे। 2 बार उनकी बैक टू बैक कुछ ही देर इसमें कैचेस छूटी हैं, और उसका खामियाजा देखिए जो भुगतना पड़ा बांग्लादेश को। 68 रन तक स्कॉट एडवर्ड्स चले गए और साथ में अपने साइब्रेंट को भी एक पार्टनरशिप के तहत वो लेकर जा रहे थे। तो यही चीज़ नीदरलैंड ने नहीं दोहराई, उनकी फील्डिंग काफ़ी बेहतरीन रही है। बेस्जी लीड ने जो रनआउट किया, जहाँ पर एक पार्टनरशिप जमने की कोशिश कर रही थी, मुझे याद है शायद जो रनआउट हुए थे, जो महमूद के साथ खेल रहे थे, मेहदी हसन मिराज शायद, जो रनआउट उन्होंने किया बेस्टलेट थ्रो करके, वो मेहदी हसन जो थे। तो कहीं ना कहीं फील्डिंग जो है वो काफ़ी बेहतरीन, फील्डर्स ने बॉलर्स का बखूबी साथ दिया। पॉल वैन मैकरन ने यहाँ पर 4 विकेट निकाले एंड बेहतरीन बॉलिंग रही है आज नीदरलैंड्स की। अगर हम देखें इस टारगेट को डिफेंड करने के लिए जितनी आपको स्टिक टू लाइन और जितना आपको स्ट्रिक्ट बॉलिंग करानी थी, जितनी डिसिप्लिन वाली बॉलिंग करानी थी, नीदरलैंड्स ने वो सारे बॉक्स टिक किए। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आप देखेंगे जिन बॉलर्स ने विकेट्स लिए हैं, उन्होंने अंडर 4 की इकोनॉमी से बॉलिंग कराई है और कमाल की बॉलिंग है। डॉट बॉल्स का भी प्रेशर बनाया, विकेट्स का भी प्रेशर बनाया। आप पॉल वैन मैकरन को देखें, 7.2 ओवर में 23 रन 4 विकेट। बेस्जी लीड को देखें, 7 ओवर में 25 रन 2 विकेट उन्होंने भी निकाले हैं। कमाल की बॉलिंग कराई है। आर्यन दत्त जिस तरीके से पावर प्ले में बॉलिंग करा रहे हैं वो कमाल के हैं, कमाल के वो एसेट है नीदरलैंड्स के लिए। 10 ओवर में उन्होंने 3 मेडल और 26 रन 1 विकेट, 3 मेडल उन्होंने कराया। सोच कर देखिए आप, अपने से कई गुना ज़्यादा बड़ी टीम के खिलाफ आप इस तरीके का परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो ये कमाल का है। और बिल्कुल बांग्लादेश जिस तरीके का परफॉर्मेंस कर रही है, काफ़ी ज़्यादा निराश होंगे बांग्लादेश के फैंस भी और बांग्लादेश की टीम भी। जिस तरीके का क्रिकेट बांग्लादेश ने खिलाया, 229 रन चेज़ यहाँ होना चाहिए था। अब आप पिच को बेवजह बेजबरदस्ती का ट्रिकी बना देंगे, तो ये आपकी बैटिंग लाइनअप के ऊपर है कि आपकी बैटिंग लाइनअप क्या कर रही है। बैटिंग लाइनअप को सोचना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ही डिजास्टर परफॉर्मेंस देखने को मिली है बांग्लादेश की तरफ से। चाहे हम यहाँ पर बॉलर्स ने फिर भी बेहतर करने की कोशिश की, 229 तक रोक दिया, और क्या आप उनसे एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन बैट्समैन ने डेफिनेटली, अगर आप उस स्कोर के पास तक नहीं पहले तो आपको जीतना चाहिए था, और अगर आप जीते नहीं तो स्कोर के करीब तक पहुंचते, वो भी नहीं हुआ। फुल फ्लैट नजर आए जिस तरीके से रोक के रखा यहाँ बांग्लादेश के बैट्समैन को, काबिल तारीफ है वाकई में। पूरी हार्ट आउट करके उन्होंने दिल निकाल दिया अपना सारे बॉलर्स ने बॉलिंग बढ़िया कराई है, तब ये और अच्छा लगा है। वरना एक आध बॉलर्स कराते और बाकी सारे बॉलर्स थोड़े एक्सपेंसिव हो जाते तो महंगा पड़ जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और कहीं ना कहीं ये उन लोगों के लिए भी एक कहीं ना कहीं स्लैब के तौर पर होगा ये जीत, जिन्होंने कहीं ना कहीं ये सोचा कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो जीत आई है वो कहीं ना कहीं तुक्के में आ गई है। जो भी ये सोच रहे थे, डेफिनेटली ये अब उनके लिए वो भी है। वेस्ट इंडीज को जो कह रहे थे कि वेस्ट इंडीज को मिस कर रहे हैं, वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप में नहीं है। गौतम गंभीर भी उसमें थे, उन्होंने भी ट्वीट किया था, बड़े बड़े क्रिकेटर भी उसमें थे कि वेस्ट इंडीज नहीं है, बड़ी हैरानी हो रही है। लेकिन देख लीजिए बिल्कुल क्यों नहीं है वेस्ट इंडीज, ये रीजन है क्योंकि उनसे बेहतर टीमें भी हैं, और भी बहुत सारी टीमें यहाँ नहीं होती। अगर आप क्वालिफायर में कुछ स्पॉट्स खोल कर रखते, इतने कंजूसी भरे स्पॉट्स नहीं रखते। एक स्कॉटलैंड भी डिजर्व करती थी, स्पॉट्स की वजह से नहीं आई। स्कॉटलैंड का भी ये इस तरह की परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती अगर वो इस वर्ल्ड कप में होती। खैर फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। बंद रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ। वेल डन नीदरलैंड, बहुत बेहतरीन दूसरा मैच हो गया। और आपको बताते हैं कि वो क्या था। केन्या और आयरलैंड के बाद नीदरलैंड्स कहीं ना कहीं वो तीसरी टीम है जिन्होंने एज एन एसोसिएट टीम एक वर्ल्ड कप में 2 फुल मेंबरों को हराया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड जो अपने नाम कर रहे हैं। इससे पहले केन्या और आयरलैंड ये चीज़ कर चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बंद रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ। बाय।